हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद की एक्सरसाइज करेंगे। और इसमें एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी बुक में जितने टोटल एक्सरसाइजेस क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं को ही सॉल्व किया गया है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है। उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेश विरोधी आंदोलन से क्यों जुड़ी हुई है? वाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लाइक टू एन एंटी कॉलोनिस्ट मूवमेंट। तो देखिए, भारत में वियतनाम और कई अन्य उपनिवेशों की तरह आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। लोग उपनिवेशवाद के साथ अपने संघर्ष की प्रक्रिया में अपनी एकता की खोज करने लगे। उपनिवेशवाद के तहत उत्पीड़न की भावना एक साझा बंधन प्रदान किया, जिससे अलग अलग समूहों के लोग एक साथ बंध गए। तो कुल मिला के ये इसलिए कहा जाता है उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन है, क्योंकि इसके कारण ही एकता की खोज हो गई, यानी यूनिटी हो गई, और अलग अलग समूहों के लोग जो है एक साथ हो गए। तो इन इंडिया एज वियतनाम एंड मेनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंटीमेटली connected to their anti-colonialist movements. People began discover their unity in the process of the struggle with colonialism. The sense of being operates under colonies provide a share both that tied my different groups together. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? यानी हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्पेड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, जो नेशनलिज्म मूवमेंट था वो किस प्रकार से क्या किया कि भारत में जो है राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में योगदान दिया। तो निम्न प्रकार से है, यानी कि वर्ल्ड वार फर्स्ट कंट्रीब्यूट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया इन द फॉलोइंग वे। फर्स्ट नंबर पे दिया है, युद्ध ने नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बनाई। इससे रक्षा व्यय में इजाफा हो गया। खर्चों की भरपाई के लिए युद्ध ऋण, यानी कि जो युद्ध के नाम पर ऋण लिए गए, और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ाया गया और नया आयकर पेश कर दिया गया। अगला, युद्ध के वर्षों के दौरान कीमत में वृद्धि हुई, यानी 1913 से 18 के बीच कीमत लगभग दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। थर्ड नंबर अगर देखें तो सैनिकों की आपूर्ति करने के लिए गांव के लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा व्याप्त हो गया। चौथा, 1918, 19 और 1920-21 में भारत के कई हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थ में कमी आ गई। पांचवा, उस समय इन्फ्लुएंजा महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना में पता लगा कि लगभग 120 से 130 लाख लोग इस अकाल और महामारी के परिणाम स्वरूप मारे गए। ये वही पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। द फर्स्ट वार क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस। ठीक है, क्या हुआ? इट लीड्स टू hug increase in defense expenditure with the financed by war loan लिए गए, and increased taxes, custom duties were released and income tax introduced। ठीक है, ये दिया है। थ्रू द वार years प्राइस इंक्रीज बताया गया 1913 से 1918, लीडिंग द extreme hardship for the common pupils. Where village called upon supply soldiers and the forces requirement rural area crushed, ठीक है ना, wide separate angers।
Then in 1989, 1919 and 1921, crop failed in many parts of India, resulting in acute shortage to foods. अगला है this was campaigned by the influenza epidemics, यानी इन्फ्लुएंजा महाबीमारी आ गई. According to the census of 1921, 12 and 13 million pupils क्या हुए इसमें prizes as a result of the famines and the epidemics, यानी कि इसमें इतने लोग लगभग इस महामारी में मारे गए. तो लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी कठिनाइयों का अंत हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ. वही people helped that their hardships world end after the world was over then did not happen. अगला है रौलट एक्ट का विरोध भारतीयों ने क्यों किया? वाई इंडियंस वेयर, ठीक है ना, outraged by the रौलट एक्ट. इसका देख लीजिए. इस अधिनियम में क्या हुआ था कि भारतीय सदस्यों के एकजुट होकर विरोध, मतलब भारतीय सदस्यों के एकजुट विरोध के बावजूद भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 18 मार्च 1919 को यह एक्ट पारित कर दिया. इसके तहत हुआ क्या? इसने सरकार की राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए भारी पावर्स यानी शक्तियां दे दी. और क्या था शक्ति कि 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दे दी गई, यानी कि किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा. महात्मा गांधी ने ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ हिंसा सविनाज्ञा चाहते थे और उन्होंने 6 अप्रैल से गांधी जी ने विरोध करने का निर्णय लिया था. ये भी याद रखना, गांधी जी ने इस रौलट एक्ट को कहा था बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का ये लॉ है. इसको कर लीजिएगा आप लोग. ओके, चलिए नेक्स्ट. डी नंबर है असहयोग. गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया? वाई गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉल द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट्स. तो देखिए आपको साफ साफ पता होना चाहिए चौरी चौरा कांड, ठीक है ना, और के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया. 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा पुलिस चौकी के जवानों ने शांतिपूर्ण जुलूस पर लाठीचार्ज कर दिया. बाद में क्रांतिकारी पुनः एकत्रित हुए, पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें 1 अधिकारी और 21 सैनिक जिंदा जलकर मारे गए. इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस करने का फैसला लिया. उनका मानना था कि अभी सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है, यानी अभी वो अहिंसा के नॉन वायलेंस मार्ग पर चलने को तैयार नहीं है. अतः गांधी जी ने बारदौली सम्मेलन 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया. तो इसे आप देख लेंगे. 5 फरवरी 1922 इज सोल्डर्स फॉर ऑफ द चौरी चौरा पुलिस पोस्ट गोरखपुर चार्ज ए लाठी ऑफ पेसफुल प्रोजिशंस. Later the revolutionaries regarded and set fire the police, ठीक है ना, चेक पॉइंट्स या चेक पोस्ट कर दीजिए. वार्निंग ऑन ए ऑफिसर ऑफ 21 सोल्डर्स. ड्यू टू दिस इंसाइट गांधी जी डिसाइड टू विथड्रॉल द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट्स, ठीक है ना. और उसके बाद इन्होंने क्या किया? बारदौली कॉन्फ्रेंस में इसे विथड्रॉल कर लिया या वापस ले लिया. अगला, सत्याग्रह के विचार से क्या मतलब? व्हाट इज द मेंट बाय द आइडियाज ऑफ सत्याग्रह. देखिए इसमें सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति का पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया गया है. 2 चीज, सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज. इसका अर्थ है अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष यदि संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला के लिए शारीरिक बल आवश्यक नहीं था. प्रतिशोध की भावना, आक्रामकता का सहारा लिए बिना केवल सत्याग्रही जो है अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष में सफल हो सकता है.
इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना होगा। उत्पीड़कों शत्रु को नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के माध्यम से सत्य को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को नहीं बल्कि सभी लोगों को। ये हिंसा की जगह आप लोग क्या करेंगे? अहिंसा करेंगे। हिंसा की जगह क्या करेंगे? अहिंसा के माध्यम से सत्य को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष से अंततः सत्य, देखा बेटा टाइप करते हैं हम, थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना। हाँ, तो इसको देखिए, दो चीज़ें चेंज करना है, इसको अहिंसा कर लीजिएगा, इसको सत्य की जीत होती है। महात्मा गांधी का मानना था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकजुट कर सकता है। ठीक है, यहाँ भी आपको यहाँ ट्रुथ है, सही है, और एक पॉइंट कोई चेंज होगा, जहाँ पर हिंसा लिखा होगा उसे नॉन वायलेंस कर देना है, वायलेंस लिखा होगा। तो इसको भी आप लोग कर लेंगे, सिर्फ आपको डाउनलोड करना है नोट्स। इसमें भी वही चीज़ है कि पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च ऑफ ट्रूथ, इन दोनों की ज़रूरत होती है। ये वायलेंस लिखा है, इसको आप नॉन वायलेंस कर लेंगे, ठीक है ना। शुरू में नॉन वायलेंस कर देंगे, बाकी सब सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट। एक अखबार की रिपोर्ट लिखें, यानी आपको 2 पॉइंटों पर रिपोर्ट लिखना है कि कोई घटना हुई है तो आप उसको प्रेस रिपोर्ट देनी है, तो आप कैसे लिखेंगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड पर लिखना है। तो देखिए, आप जैसे प्रेस रिपोर्ट दी जाती है वैसे, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। आज मुझे अपने शहर में घटित दर्दनाक हत्याकांड के बारे में आपको बताते हुए दुख हो रहा है कि हमारे शहर में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में, बैसाखी का मेला होता था, शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग के मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग सरकार के नए दमनकारी विरोध का प्रदर्शन करने या प्रकट करने के लिए भी आए थे। शहर के बाहर होने के कारण ग्रामीण लोगों को पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। इसी समय जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जैसे ही मैदान के बाहर निकलने के सभी रास्तों को बंद कर दिया। उसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वो सत्याग्रहियों के मन में आतंक, खौफ की भावना पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। फिर लिखते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस समाचार को अपने समाचार पत्र में प्रमुखता से छापकर भारतीय जनता के दुख में भागीदार बने और गोरी सरकार के विरुद्ध जनमत तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। निवेदक का खागा कभी भी अपना नाम नहीं लिखना है एग्जाम हॉल पे। ओके, यहाँ भी वही है, ठीक है। जलियांवाला बाग, ठीक है। मॉस्केयर 13 अप्रैल 1990। टुडे I am sorry to tell you about the painful, ठीक है ना, murders of the happened in my city to 13 अप्रैल। infamous जलियांवाला बाग इंसाइडेड took place, इसको आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। एनुअल, ये बैसाखी का जो फेयर होता है, मेला होता है, इसमें लोग आए थे। सेम यहाँ भी उसी तरह से है, ठीक है ना। यहाँ आई रिक्वेस्ट योर प्रिंट न्यू परमिशनली इन योर न्यूज़पेपर, बिकम पार्टनर ऑथर इन द ग्रिफ ऑफ इंडियन पीपल्स एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। यहाँ भी वही है, आपको रिक्वेस्टर्स में XYZ डालना है, यहाँ भी नेम नहीं फिलअप करना है। चलिए अभी आगे देखते हैं, साइमन कमीशन पर लिखना है। तो यहाँ भी साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927, ब्रिटेन की टोरी सरकार ने, टोरी सरकार का मतलब एक गवर्नमेंट्स है जिसके जो प्रधानमंत्री हैं उनके सामने टोरी रहा होगा, तो टोरी ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन गठित क्यों हुआ था? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार
की जांच करने हेतु गठित किया गया था। 7 सदस्यीय कमीशन था जिसमें सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। एक भी भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं किया गया था। अतः 1927 में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस समाचार को अपने समाचार पत्र में प्रमुखता से छापकर भारतीय जनता को साइमन कमीशन के बहिष्कार में भागीदारी बनाएं और गोरी सरकार के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। फिर वही निवेदक का खग्गा, यहाँ भी साइमन कमीशन है। ओके, ठीक है, इस साइमन कमीशन के बारे में आपको लिखना है। सेम वही चीज़ है, यहाँ भी उसी प्रकार से आई रिक्वेस्टेड योर प्रिंट द न्यूज, ठीक ना, XYZ। तो आप लोग इसको जो है नोट्स पे डाउनलोड करेंगे। चौथे क्वेश्चन पे आ जाइए। इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि, अध्याय 1 में दी गई जर्मेनिया की छवि से तुलना करना है। यानी कंपेयर द इमेज ऑफ द भारत माता इन दिस चैप्टर विथ द इमेज ऑफ जर्मेनिया इन फर्स्ट चैप्टर। यानी जर्मेनिया और भारत माता में आपको डिफरेंट लिखना है। पहले हम भारत माता के बारे में देखते हैं। भारत माता की पहली छवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्वदेशी आंदोलन के समय 1905 में इसे एक नया रूप दिया गया। इस तस्वीर में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया जो शांत, गंभीर, दैवीय और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। इस मात्र छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्र में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। दूसरी तरफ जर्मेनिया का देखते हैं। जर्मेनिया कलाकार फिलिप वेट ने 1848 में जर्मेनिया का चित्र बनाया जो जर्मनी राष्ट्र में महिला कृति के रूप में पहचान अंकित करता है। इसमें जर्मेनिया बलूत के पत्तों का मुकुट पहनती है जो वीरता का प्रतीक माना जाता है। जर्मनी में राष्ट्रवाद की आस्था के प्रतीक रूप में यह जानी जाती है। ओके, तो ये भारत माता है, बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय या चटर्जी है, ठीक है ना। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट्स के समय अवनींद्रनाथ ने इसे तैयार किया। सन्यासिनी के रूप में इसे दर्शाया गया जो क्लेम सीरियस, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल क्वालिटीज इसकी क्वालिटीज हैं। तो इसको भी आप लोग कर लेंगे। यहाँ पर उसके नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। ये जर्मेनिया के बारे में है। फिलिप वेट ने 1848 में किया, ठीक है ना। क्राउन द लिप्स, यानी कि ये बलूत के वृक्ष के ओक लिप्स, ओक बलूत को क्या बोलते हैं, ओक लिप्स के पत्तों को पहनती थी। सिंबल क्या था ये, द कंसीडर्ड ऑफ सिंबल फॉर वैलेयर्स, यानी कि वीरता का प्रतीक था। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 5, 6, 7, 8 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, थोड़ा बड़े होंगे, टोटल लिखना है। सूची बनाएं, इसके बाद उनमें किन्हीं 3 को चुनें और अपने उनकी आशा और संघर्षों के बारे में आंदोलन में क्यों शामिल हुई लिखना है। हमने आपको बताया था ये क्वेश्चन। लिस्ट ऑल द डिफरेंट सोशल ग्रुप, पहले लिस्ट बनाना है। which joined the non-corporation movement of 1921. Then choose any 3 and write about their hopes and struggle to show why they joined two movements. तो ये देखिए 5 हैं। 1921 असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सामाजिक समूह हैं, यानी ये जो है सोशल ग्रुप्स हैं। कौन कौन से, रिच फार्मर कम्युनिटी, पुअर फार्मर्स, बिजनेस क्लासेस, इंडस्ट्रियल वर्कर क्लासेस और वुमेन। ये 5 क्लासेस हमने पढ़ाए थे, 5 दिए गए हैं। किन्हीं 3 को लिखना है। तो पहला संपन्न किसान समुदाय के बारे में बताए थे। गुजरात के पट्टीदार, उत्तर प्रदेश के जाट सक्रिय थे, व्यावसायिक खेती करते थे। व्यापार में मंदी के कारण कीमतें गिरने लगीं, उनकी नगद आय खत्म हो गई तो लगान नहीं देना चाहते थे। संपन्न किसान सविनय अवज्ञा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनके लिए स्वराज्य की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ थी। ओके, जब 1931 में लगान घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गांधी जी ने, तो इस वर्ग में निराशा व्याप्त हो गई। यानी सेम वही है, इसको आप लोग लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम्स के लिए है। ओके, रुकिए 1 मिनट आपको टाइम दे दें। हाँ ओके, ये है, इसको आप सेम पूरा लिखेंगे, जितना है उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड है गरीब किसान।
इनके लिए कहा गया कि सिर्फ लगान में कमी नहीं चाहते थे, बल्कि ये जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते थे। महामंदी जब लंबी खिंच गई तो इनकी भी नगद आमदनी खत्म हो गई। तो अब ये चाहते थे कि पट्टीदारों के जमीन का किराया उन्हें न चुकाना पड़े, ठीक है ना, वह उन्हें माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा भी लिया, लेकिन अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस ने कभी भी भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन देने का प्रयास नहीं किया या प्रायः हिचकिचाती रही। इस कारण गरीब किसान और कांग्रेस के बीच संबंध हमेशा अनिश्चित बने रहे। यहाँ भी वही है, पुअर फार्मर्स के बारे में लिखना है, ठीक है, इसको आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ये उद्योगपतियों की बात हो रही है। 3 हमने क्रम से ऊपर से लिया है, जो 2 हैं वो आप लोग करने की प्रैक्टिस खुद करेंगे। भारतीय उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था, वो ताकतवर हो चुके थे और औपनिवेशिक नीतियों का विरोध इसलिए कर रहे थे कि विदेशी वस्तुओं का भारत में आयात कम हो जाए, रुपया स्टर्लिंग विदेश विनिमय अनुपात में बदलाव हो जाए। और इन दोनों का उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का आयात कम हो जाए। इस उद्देश्य से व्यवसायियों ने 1920 में भारतीय औद्योगिक व्यवसायिक कांग्रेस यानी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की का गठन किया। आंदोलन में आर्थिक सहायता दी, आयातित वस्तुओं को खरीदने बेचने से इनकार कर दिया। स्वराज्य आंदोलन में इसलिए प्रतिभाग कर लीजिएगा किए कि उनका व्यापार व उद्योग निर्बाध रूप से फले फूले, लेकिन गोलमेज सम्मेलन असफल होने से इस समुदाय में भी निराशा व्याप्त हो गई। तो यहाँ भी वही चीज़ है, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय आपको इंडस्ट्रियल के बारे में देखना है, ये फिक्की है, ठीक है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसमें आई, ठीक है ना। आगे देखें, एक यहाँ पर है ये इंडियन इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस कांग्रेस, ये दोनों संस्थाएं स्थापित हुई थी। ओके, इसको कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक यात्रा पर चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था, यानी डिस्कस द साल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट was an effective symbol of the resistance against colonialism। तो यहाँ देखें, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी ने नमक को एक शक्ति के रूप में देखा या प्रतीक के रूप में देखा। महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट ए पावर सिंबल दैट कुड यूनिटेड द नेशंस। फर्स्ट नंबर, 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को उन्होंने एक खत लिखा, उनमें 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ सामान्य मांगें थी, जबकि कुछ उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। यानी ऑन 31 जनवरी इज सेंड ए लेटर टू विक्टोरी वायसराय इरविन, ठीक है ना, स्टैंडिंग 11 डिमांड्स, यानी इन्होंने क्या किया था, 11 डिमांड्स रखा था। और ये डिमांड्स कौन थी? जनरल इंटरेस्ट एंड अदर स्पेसिफिक डिमांड्स डिफरेंट क्लासेस फॉर इंडस्ट्रियल टू पेजेंट्स, किसानों और उद्योगपतियों सबकी मांगे थी जिससे सबको एकजुट किया जा सके। सेकंड, गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्ग को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें, ठीक है ना। द आइडियाज वाज मेक द डिमांड वाइड रेंजिंग टू दैट ऑल क्लासेस विद इन इंडिया सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई with them and everyone could be brought together in a united camp, मतलब एक प्रकार से कर दे कैंपिजेंस। ओके, ये है। थर्ड है, इनमें बहुत सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को ख़त्म करना था, क्योंकि ये अमीर गरीब सभी लोग इस्तेमाल करते थे और भोजन का एक अभिन्न अंग था। तो जो मोर स्ट्राइकिंग ऑल वाज द डिमांड ऑफ द एबोलाइज द सॉल्ट टैक्स, समथिंग कंज्यूम बाय द रिच एंड पुअर, रिच भी यूज करते थे, पुअर अलाइक, एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सटर्नल आइटम ऑफ द फूड्स। फोर्थ नंबर,
नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी जागीरदारी तो गांधी जी ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया ने द टैक्सेस ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन। महात्मा गांधी डिक्लेयर रिविलेट द मोस्ट ऑप्रेसिव फोर्स ब्रिटिश रूल्स। इसके बाद देखेंगे जब महात्मा गांधी 11 मार्च को उनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो अपने 78 विश्वसनीय स्वयंसेवक वॉलंटियर के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा गांधी जी के आश्रम साबरमती से शुरू होती है और 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे पर जाकर खत्म होती है। गांधी जी की टोली 24 दिन तक हर रोज 10 मील सफल तय करती है। गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर अपने हाथों से समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया गया और नमक कानून का उल्लंघन किया गया। तो व्हेन महात्मा गांधी डिमांड वेयर नॉट मेनली मार्च 11 ही स्टार्टेड इन सॉल्ट मार्च 17 ऑफ द ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। ठीक है ना। द यात्रा वाज द एंड इज द गुजरात कोस्टल टाउन कॉल्ड डांडी 214 किलोमीटर फ्रॉम गांधी आश्रम टू साबरमती। गांधी टीम्स ट्रेवल इन 10 डे यूरी डे 14 डे गड़बड़ हो गया 10 मील्स, ये चेंज करिएगा यहाँ पर 10 मील्स यूरी डे ऑफ 14 डेज। ठीक है। गांधी रीच्ड सॉल्ट इन डांडी ऑन अप्रैल 6 बाई बॉइलिंग सीज वाटर विथ हिज वन हैंड्स एंड मेड सॉल्ट वायलेटेड द सॉल्ट लॉ। तो यहाँ देखेंगे ये डे को आप लोग माइल कर लेंगे, मील यानी माइल 10 माइल्स। इन सभी आधार पर नमक यात्रा उपनिवेशवाद के संघर्ष के खिलाफ प्रतीक था। यह भारतीय जनता के राष्ट्रव्यापी समर्थन को प्राप्त कर सकता था। ओके, ऑल दिस ग्रुप सॉल्ट यात्रा द सिंबल अगेंस्ट द स्ट्रगल ऑफ कॉलोनिज्म द विजिट कुड, ठीक ना, गैनर द नेशन वाइड सपोर्टेड ऑन द इंडियन पब्लिक। थर्ड है कल्पना कीजिए कि आप सविनय नाफरमानी आंदोलन में भाग लेने वाली महिला हैं। सविनय नाफरमानी वही सविनय अवज्ञा। बताइए कि अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होगा। एनी इमेजिंग टू यू और द वुमेन पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, एक्सप्लेन व्हाट द एक्सपीरियंस मेंट टू योर लाइफ। ओके, देखिए सिविल नाफरमानी आंदोलन में भाग लेने वाली महिला के जीवन में उसने क्या अनुभव किया। आधुनिक कंडीशंस से मॉडर्न कंडीशंस को आपको देखना है। जैसे पहला, महिला पर्दा प्रथा का त्याग करके संघर्ष के लिए घर के बाहर निकलती है। दूसरा, सामाजिक अन्याय के प्रति कानूनों का उल्लंघन करके अपनी शक्ति का परिचय देती है। तीसरा, सामाजिक बुराइयों नशा दहेज भ्रूण हत्या के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करती है। चौथा, राष्ट्रीय सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। पांचवा, घर के चूल्हा चौका से निकलकर समाज सेवा का बीड़ा उठाती है। छठवां, किसी भी सामाजिक अत्याचार के खिलाफ एक सशक्त आवाज बन जाती है। ओके, ये इंग्लिश में है। द meaning of the experience in the life of women who participate in the civil disobedient movement is and following. First, the woman lives, इसको आप कर डालिएगा, ठीक है ना। पीछे वही पांचों पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर वो महिला क्या सोचती है इसके बारे में है। तो मॉडर्न समय में वह क्या चेंजिंग लाती है, तो वही सब चीज़ यहाँ आपको करना है कि हाउस से बाहर निकलती हैं, ठीक है ना, सोशल में भाग लेती हैं सभी घटनाओं में। नेक्स्ट, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचन के सवाल पर क्यों बटे। व्हाई डिड पॉलिटिकल लीडर्स डिफर सेपरेटली ओवर द क्वेश्चन ऑफ, ठीक है ना, सेपरेट इलेक्शंस। यानी जो राजनेता थे वो लोग पृथक निर्वाचन को लेकर डिवाइड क्यों थे, इस पर देखना है। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो सामाजिक समूह स्वराज्य की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। उस समय समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल था। When the civil disobedient movement started, all social groups were not influenced by the abstract concept Swaraj. That time here was the atmosphere, the suppression and
मिस्ट्रस्ट अमंग द कम्युनिटीज, यानी कि इनमें भाव क्या था। देखते हैं, पहला 4 पॉइंट्स होंगे। हिंदू क्या सोचते थे? पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव सच्चे राष्ट्रवाद की भावना के विपरीत है, क्योंकि वह मानता है कि राष्ट्र शब्द का मतलब ऐसे सार्वभौमिक मिश्रण से है जिसमें किसी भी सामुदायिक इकाई को अपने निजी विशिष्टता को बनाए रखने का अधिकार नहीं हो सकता है। ठीक है ना। यानी हिंदू थिंग्स द पर्सनल ऑफ सेपरेट इलेक्शंस। ठीक है, इसको आप लोग कर लेंगे, सेम यही है। नेक्स्ट देखते हैं। उस समय बहुत सारे दलित नेता समुदाय की समस्या का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वह खुद को संगठित करने लगे और क्या क्या शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण, अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही, ताकि विधान परिषद में दलितों को चुनकर भेजा जा सके, क्योंकि उनका मानना था सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से दूर हो सकती है। इस कारण से वह जो है अलग पृथक मांग करना शुरू किए थे। ठीक है, यह नीचे इसको आप लोग कर लेंगे इंग्लिश मीडियम के। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड मांग थी। थर्ड जो था, राष्ट्रवादियों का मानना था दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। ठीक ना। नेशनलिस्ट बिलीव दैट द सिस्टम ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी। यानी जो राष्ट्रवाद की भावना है, वो एकीकरण की जो भावना है, वो जो है क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। यानी कि इंटरजनरेशंस की जो स्पीड्स है, प्रोसेस है, वो स्लो हो जाएगा। और मुस्लिमों के बारे में, बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। वो कह रहे थे कि मुसलमानों के लिए कौन से अधिकार या पावर्स हैं। ठीक है ना। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था, अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों में मुसलमानों की आबादी में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग वह छोड़ने के लिए तैयार हैं। ओके, तो वही है मैनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्टिस्ट, यानी जैसे इसमें देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, इनका मानना था, तो इसको भी आप लोग कर लेंगे। ओके, और इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। सभी लोग सभी क्वेश्चंस को अपने फेयर्स में डाउनलोड करेंगे, और ये जो एक्सरसाइज है ओनली एनसीईआरटी बुक पर दिए गए क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है। अदर एक्सरसाइज नेक्स्ट आपको किसी समय में प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, चलिए, इसी के साथ आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।